अब महज मोदी और हिंदुत्व काम नहीं करेगी। अगर 100 मर जाते तो गोधरा हो गया था, बल्कि गोधरा में तो 56 थे, यहाँ पे 100 कंधों पे लेके लाशें निकलती हिंदुओं की, और उधर पूरा हिंदी बेल्ट और 2024 की तैयारी को गर्मा गर्म हो जाए। हुआ क्या कि वहां का जाट जो है उसने इसमें इनका साथ नहीं किया, तो नतीजा ये हुआ है कि जो ये चाह रहे थे डिवीजन मुसलमान हिंदू का हो जाए, उसमें जाट जो कि बहुत ही पावरफुल कौम है वो टोटली मुसलमान के साथ रहा। वो एक्सट्रापोलेट करता है और उससे अंदाजा लगाता है कि ये है, मुमकिन है कि और दूर दराज इलाकों में टेंशन हो, जाट और मुसलमानों मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने देखा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। यानी जो स्कीम ये थी कि इसको इतने बड़े पैमाने पे यहाँ मार काट, अच्छा ये चल रहा है कुछ दिनों से। अच्छा, सीआईडी को मालूम है, पुलिस को मालूम है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया जा रहा कि इनको कैसे रोका जाए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर सईद नकवी साहब से बात करनी है। नकवी साहब से हमेशा हम हर संडे को पूरे हफ्ते की जो बड़ी इंटरनेशनल खबरें होती हैं उन पर बात करते हैं और वो बहुत ही गहराई से उन वाकयात को और उनकी बैकग्राउंड और बहुत चीजें हमें बताते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। लेकिन इस वक्त पूरे भारत का ध्यान मणिपुर के बाद हरियाणा पर है और हरियाणा में जो कुछ हुआ वो खुद सईद नकवी साहब ने वहां विजिट करके समझने की कोशिश की है। नकवी साहब जैसा इंसान जो 110 मुल्कों से डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर चुका हो, वो आज भी इस उम्र में भी जहां कोई बड़ा वाकया होता है वहां खुद जाती तौर पर जाने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है जब अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई थी गाजियाबाद के पास, तो वहां वो गए थे। उसके अलावा बहुत सी जगहों पर वो अब भी जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में कई जगहों पर गए हैं। अब मैं नकवी साहब से ये जानना चाहता हूं, आज बिल्कुल अलग किस्म का प्रोग्राम रहेगा। हरियाणा में ताजा वाकयात को नकवी साहब किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ देख करके आए हैं, ये बात फिर हम आगे बढ़ाएंगे सवालात की। देखिए, ऐसा है कि इसको इब्तिदा से ले तो सहूलियत लगेगी रहेगी लोगों के समझने में। बहुत बड़ा फनकार 20वीं सदी का एंडी वॉरहॉल, उसने एक बात कही थी कि हाँ, सिविलाइजेशन उस मौके पे पहुंच गई है जबकि दुनिया में हर एक कुछ मिनटों के लिए फेमस होगा। एवरीबॉडी विल बी फेमस फॉर अ फ्यू मिनट्स। यानी ये एक बड़ा अच्छा उसका ऑब्जर्वेशन था कम्युनिकेशन और मीडिया पे। तो आजकल वहां पे सबसे ज्यादा फेमस दो उन लोगों के नाम हैं जिनको कि आप बैडमैन कहिए, गुंडा कहिए, और ये कि एक है मोनू मानेसर और एक है पिंटू बजरंगी। ये मोनू मानेसर ने अब से कुछ महीने पहले एक राजस्थान में जुनैद और नासिर नाम के मेयो लड़कों को पकड़ा, उनको और उनको एक गाड़ी में जला दिया। इसका बहुत ज्यादा, वो जरे अच्छे ऐसे लोग थे जिनको लोग जानते थे, तो साहब बहुत असर हुआ पूरे मेवात के इलाके में। और ये हुआ कि साहब सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। सरकार ने इनको दौड़ाया जब अब है क्या, मेवात का इलाका वो है जो कि हरियाणा और राजस्थान दोनों को सैडल करता है।
राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां सरकार है कांग्रेस की, वारदात राजस्थान में हुई है और राजस्थान में कोई हंगामा खड़ा किया जाए उसकी, इसलिए क्योंकि इस किस्म के हंगामे के लिए अक्सर आपको सरकारी इमदाद की जरूरत, बैकिंग की जरूरत होती है। तो वो वहां जब ना हो पाया तो तय ये किया गया, अब ये हमारा गोया एक ये एक तखमीना है कि वहां जब न हो पाया तो तय ये किया गया कि यहाँ का शिव मंदिर जो है नूह में, अब नूह हरियाणा का वो मरकज है जो कि टोटली, जो कि पूरा मेयोर डोमिनेटेड है, और वहां पे एक ये जुलूस निकलेगा और उसके ये कावड़िया के जुलूस के बाद वही शिव मंदिर से और निकल के किसी दूसरे मंदिर में जाएगा और ये पूरा मुसलमान बस्तियों से जाएगा। अंदाजा ये था कि यहां से जाएगा और अच्छा इश्तियाल कैसे पैदा किया जाए। एक चीज है साहब, ये आपका जो सोशल मीडिया है, इसमें मोनू और इसने पिंटू दोनों ने ये डाल दिए कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, म्यो तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, हार वार लेके तैयार रहो, यानी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, यानी तुम्हारी बहनों से हमारे रिश्ते हैं, लिहाजा हार लेके तुम आओ और हम आ रहे हैं, हमारा खैर मकदम अच्छा होना चाहिए। इधर से जवाब गया कि साहब अब आप आइए तो हम देखें। तो गोया ये बनाई गई, समझे। अब ये 31 जुलाई को यहां से ये प्रोसेशन चला। अब ये लड़के जो हैं मेवाती, ये तलाश कर रहे हैं कि ये दो कहाँ हैं। तो कहा कि यहाँ तो है नहीं, तो वो मोटर एसयूवी खड़ी हुई है एक दो, उनमें होंगे, उनको जला दिया। अब मजे की बात ये है कि अगर ये लोग जोश में, इश्तियाल में, इन इस पूरे जिसमें कि औरतें भी थी, बच्चे भी थे प्रोसेशन में, उस पे हमला कर देते तो दोनों तरफ पहाड़ियों से पे और उसके नीचे ये उतर के आ गए थे तो कई सौ लोग मर जाते। 100 तो मर ही जाते, अगर 100 मर जाते तो गोधरा हो गया था, बल्कि गोधरा में तो 56 थे, यहाँ पे 100 कंधों पे लेके लाशें निकलती हिंदुओं की, और वो था पूरा हिंदी बेल्ट, और 2024 की तैयारी खूब गर्मा गर्म गहमा गह हो जाती। हुआ क्या कि वहां का जाट जो है उसने इसमें इनका साथ नहीं दिया। अब ये अच्छा, पहले तो ये समझिए कि ये मेयोज क्या है। मेयोज वो लोग हैं जो कि कन्वर्ट हुए थे अब से 10वीं शताब्दी में, जब भी वो अपने कन्वर्जन को बहुत ही प्राइड से रखते हैं कि हम वहां से आए हैं। यानी वहां एक वकील साहब से मैं मिला, वो वकील साहब, उन्होंने अपना नाम बताया, जफर मेयो यदुवंशी, यानी उस वंश से जिससे कि राजस्थान के राजपूत भी आते हैं। तो ये उनका कल्चर है। अब यहाँ पे आई जनाब तबलीगी जमातें, उन्होंने कहा था ये तो बिल्कुल हिंदू हो गए, इनको दुरुस्त करके इस्लाम में लाया जाए, ये तो हिंदू है तकरीबन, और थे। और उधर जब इधर आर्य समाज चला, उसने कहा इनको हिंदुओं को और हिंदू किया जाए। तो ये कि मोर मोर मुस्लिम एंड मोर हिंदू, एक अंग्रेजी की कविता थी कि जब पानी है वो डक के बैक से बह जाता है, उस पर चिपक नहीं पाता पानी, तो एक ऐसी दवा इजाद की गई कि पानी को वाटर वेटर। तो कविता यूं थी, ऑफ ऑल द लिक्विड्स दे कुड बेटर, दे वेंट एंड मेड द वाटर वेटर। तो वैसे ही इधर इस्लामी को और इधर हिंदू को, इनको ज्यादा हिंदू बनाया जाए, तो उस बीच में बफेटेड फ्रॉम बोथ साइड्स, ये कुछ लोगों का दिमाग तेरा। हम एक साहब थे,
पहले मिला था मैं रमजान चौधरी, वकील है, बड़े वकील हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब बड़ी शर्म आने लगी है कि मेरी माँ जो है वो गोवर्धन पूजा करती। तो ये लोग अपने आप को, अपना वंश, ये कभी अर्जुन से और महाभारत के कैरेक्टर से, ये इस किस्म के ये लोग हैं। अच्छा, इनकी अभी क्या हुआ है कि आपको अगर याद हो तो मुजफ्फरनगर में जाट मुसलमान के बिल्कुल खिलाफ था, जी। यानी वो झगड़ा जाट और मुसलमान का था। इस बीच में क्या हो गया, ये समझने की चीज है। अगर समझ जाएं हम लोग तो हिंदुस्तान में बहुत सी चीजें हार्मोनाइज हो सकती। हुआ यह कि एक तो जाट एजिटेशन में म्योज ने इनका साथ दिया, सरकार के खिलाफ रहे ये। फिर उसके बाद ये किसान आंदोलन जब हुआ, उसमें ये जाटों का, जाट बहुत आगे आ गए थे और उनके साथ मेयोस थे, और बहुत याद करते, बहुत ही प्यार और सेंटिमेंट के साथ सिखों की दयानतदारी, उनकी फैयाजी, उसकी तारीफ करते। कि साहब उन दिनों में उन्होंने जो जो लंगर खोल किए, कितने महीनों, और वो लंगर, उनमें कभी कभी कमी पड़ जाती थी। मसलन एक दफा दूध की कमी पड़ गई। अब दूध जो है वो इत्तेफाक से पहले तो जाट पशु रखता था, जानवर रखता था, अब वो नहीं रखता, अब गुज्जर रखने लगे। तो गुज्जर की और जाट की लड़ाई है। गुज्जर ने कहा मैं दूध दूंगा नहीं, तो मेयोज ने, इनके यहां भी पशुपालन है, उन्होंने काफी कई 100 लीटर दूध मुहैया करके इन लंगरों के लिए दिया। इस किस्म के कई उदाहरण हैं जिनसे जो बात लोगों को छू गई। तो ये चीज हो गई। फिर अभी हाल में आपने देखा, वो औरतें जो थी रेसलर्स, उनका एजिटेशन हुआ। उस एजिटेशन में भी जाट, और तो ये एक चीज समझ में आई कि वो सेकुलरिज्म जो एक कॉमन स्ट्रगल और कॉमन पर्पस से निकलती है, वो ज्यादा ड्यूरेबल होती है बनिस्बत इसके कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करें। ये जो जो आजकल की जो एक हॉलो शैलो सेकुलरिज्म है कि हम एक दूसरे को तकरीबन बर्दाश्त कर ले बस। और यहाँ पे यह है कि हम एक ही जंग में लड़ चुके हैं, एक ही ट्रेंच में रह चुके हैं, एक ही दुश्मन है हमारा। उसमें जो एक, तो नतीजा ये हुआ है कि जो ये चाह रहे थे डिवीजन मुसलमान हिंदू का हो जाए, उसमें जाट जो कि बहुत ही पावरफुल कौम है, वो टोटली मुसलमान के साथ रहा। अच्छा, अब जहां जहां आप, मैं गया, हाँ जी, और जहां ये आप कहाँ कहाँ गए, थोड़ा सा ये बताइए, मैं और किस मैं तरह से मैं लोगों से मिले। नू गया, पलवल गया, सोना गया, गुरुग्राम गया। हिसार में भी कुछ एक वाकया हुआ है क्या, मस्जिदें जलाई गई, छोटी छोटी मस्जिदें हैं, जलाई गई, मुसलमानों के घर जले, मुसलमानों की दुकानें जलाई गई। कुछ 6 लोग मरे। एक मौलवी साहब, जो कि आपको याद हो कि यहाँ पे गुड़गांव में ये झगड़ा चल रहा था कि ये लोग नमाज कहाँ पढ़े, तो एक, उनको अच्छी खासी जमीन दी गई। अब जमीन कहाँ दी आपने, यानी अगर आप वहां जाइए तो हर दूसरी दुकान जो है वो प्रॉपर्टी डीलर की है, हर दूसरी दुकान। यानी सैकड़ों प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच में अब ये शरारत है, ये अकलमंदी है, ये मेरी समझ में नहीं आती। उसमें आपने इतनी बड़ी जमीन दे दी कि मस्जिद बने। अब वहां मस्जिद वो बन रही थी, जाहिर है उस पर 2 तरह की नजरें। एक तो एक मुसलमान मस्जिद क्यों बनाए, ये तो बजरंग दल का एंगल है। दूसरा वहां के प्रॉपर्टी का वालों का एंगल हो सकता है कि भाई ये इतनी जमीन इनको दे दी जाएगी तो हम क्या करें। यानी वहां आप, अगर आप जाइए तो सेक्टर 56 में हर अगली दुकान जो है रियल्टर, प्रॉपर्टी डीलर, यही है। तो वहां ये था। अच्छा, हर जगह, एक जगह नाम लेने से जरा था क्योंकि उन लोगों के ऊपर इल्जाम आ सकता है, एक छोटे से कमरे में कुछ जाट लीडर्स, कुछ मुसलमान वकील। अब ये देखिए,
एक टेंशन भरे इलाके में वो लोग बैठे हुए और यही बात कर रहे हैं। जो लीडर है खाप का जाट की, कहता जाट अब की साथ नहीं देगा इनका, जाट और मुसलमान ये ब्रेक नहीं करेगा। और उधर मुसलमान। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपसे और अपने व्यूअर्स से, ये एक जिसे कहते हैं कैवियाट, कि देखिए एक जर्नलिस्ट जाके 5, 6, 10 चीजें देख पाता है, उससे वो एक्सट्रापोलेट करता है और उससे अंदाजा लगाता है कि ये है। मुमकिन है कि और दूर दराज इलाकों में टेंशन हो, जाट और मुसलमानों, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो मैंने देखा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। यानी जो स्कीम ये थी कि इसको इतने बड़े पैमाने पे यहां मार काट, अच्छा ये चल रहा है कुछ दिनों से। अच्छा सीआईडी को मालूम है, पुलिस को मालूम है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया जा रहा कि इनको कैसे रोका जाए। और तो ये वहां पे सूरत हाल है। 6 लोग मरे हैं। ये जो मस्जिद की जमीन दी गई है सेक्टर 56 में गुड़गांव में, वहां एक बेचारे मौलवी को मार दिया। ये सब हुआ है। लेकिन वो के बड़े पैमाने पे कांड हो, वो रुक गया ये जाट मुस्लिम भाईचारे की वजह से। अच्छा ये अच्छा। मेरे ख्याल में अहम चीज है जो कि अखबारों में नहीं आई है। इसको लोगों ने देखा या तो नहीं है, या देखना पसंद नहीं किया है। बहरहाल ये है कि ये साहब अखबार जो है इन मामलात में, हमारे कॉलीग, मैं भी अखबार नवीस हूँ और जितने ये हिंदी के अखबार नवीस हैं ये सब मेरे कॉलीग्स हैं, लेकिन अक्सर इन लोगों ने मुझे लेट डाउन किया है। मसल 90s में, अब आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ एक सिचुएशन कि मैं भी उस गलती का शिकार हो सकता हूँ। यहाँ खबरें आने लगी कि साहब अलीगढ़ शहर में राइट हुआ है, उसमें जितने जख्मी, मेडिकल कॉलेज जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है, जख्मी वहां लिए जा रहे हैं, उनको वहां के लड़के उनको मार देते। और यहाँ बाकायदा खबरें छप गई कि साहब कत्ल हो रहा है, वो जो राइट के विक्टिम थे। अरे मैंने कहा यारो, ये तो अलीगढ़ तो ये है भाई। अब तो मेरी ये उम्र है, उन दिनों में मैं जरा और भी फुर्तीला था। मैंने कहा यार ये तो यहाँ है, तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? तब मैं गाड़ी लेकर चला गया तो देखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर एक बाग में नोमान नाम के वो थे, बीजेपी के एमएलए, बहुत बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शरीफ, वो वहां बैठे हुए थे। और जितने आपके पत्रकार थे वो कुर्सियों पे चारों तरफ, और यही किताब कि कयामत हो रही। मैंने कहा भैया तुम ये बताओ, मैंने पूछा तुमने अंदर जाके मेडिकल कॉलेज में पूछा भी? अरे सब अंदर कैसे जाएं, वहां तो कत्ल हो रहा है। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो भाई। मैं अंदर गया, अंदर जाके वहां वल्लाह के लोग रो रहे थे कि सईद भाई हम क्या करें, हमको बदनाम किया जा रहा है, हम यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं और हमसे एक कोई पूछने के लिए नहीं आता। तो ये हमारे कॉलीग्स हिंदी के अखबारों ने अक्सर ये किया है, और ये जानबूझ के होता है कि एक सिस्टेमिक अपार्थाइड है कि हम चूंकि अलग अलग रहते हैं लिहाजा हम सोचते अलग तरीकों से है। ये हो सकता है, लेकिन ये किस्सा मैंने इसलिए बताया कि जो वहां हो रहा था उसका बिल्कुल बरक, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो हर जगह मैंने लोगों से बातें की, और भी हमारे साथ कुछ लोग थे। अच्छा होता है हमेशा विटनेस एक साथ रखो, ताकि बाद में अगर कभी बात निकले तो कहे वो भी हमारे साथ था। तो हम लोगों ने जो देखा वो ये, लेकिन ये बादल अभी काले हैं, अभी वहां पे टेंशन हो सकता है, कोशिशें होंगी। राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, इससे देखिए 2 चीजें निकलती हैं।
अभी हाल में कर्नाटक का जब नतीजा निकला तो वहां मालूम हुआ कि ये हार गए। लोग समझ रहे थे कि नहीं, हर सूरत से ये जीतेंगे, हार गए। तो इसका नकवी मतलब साहब, यह है कि नकवी साहब। कहीं जी। कहीं गिनती उल्टी तो नहीं चल रही है। अगर ऐसा है तो फिर पता नहीं क्या करें, क्या करें, खासकर हिंदी बेल्ट में। ये एक डर, एक भय है। नकवी साहब, एक बात मैं थोड़ा सा मुझे याद आ गया, जो आपने अलीगढ़ वाला वाकया बताया कि खुद पत्रकार वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर, दीवार के बाहर कुछ फरलांग की दूरी पर बैठे हुए हैं और अंदर कैसे जाएं। मैंने दिल्ली में नॉर्मल हालात में, जब कोई फसाद नहीं, उस फसाद उस नॉर्मल हालात में सरकार के बड़े अच्छे जिम्मेदारों को ये कहते हुए सुना है कि जब हम कभी मुस्लिम एरियाज में जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं वहां मत जाया करो। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरी बात है। नहीं तो दूसरे लोग वो भी हैं जो जामा मस्जिद में बाकायदा डिनर एंजॉय करने के लिए जाते हैं करीम में, और दूसरे वहां चीजें देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, खुशी होती है उन लोगों को। लेकिन ये एक जहन बनाया गया है कि मुस्लिम बस्तियों में जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। खैर, अब मैं एक फिर बात मैं आपको और बता दूं, जी जी जी। एक किस्सा आपके व्यूअर्स को मैं और बता दूं, सुना दूं। वो ये कि रमजान शरीफ में शाम के वक्त और शहरी के वक्त एक अजीब एटमॉस्फेयर होता है जामा मस्जिद के इलाके में। हर मुस्लिम बस्ती में ये होता है, जी जी लेकिन जामा मस्जिद में एक खास फजा होती है। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि महज कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए तुम चले जाओ। एक तो ये कि तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारे सब बहनें, बहुएं, माँ बहन, उनको साथ लेके जाओ। अगर जरा सा किसी कोई शरारत कर दे, कभी नहीं हुआ। आप यहाँ देख लीजिए रोजाना औरतों की क्या हालत है यहाँ बाकी शहर में, वहां कभी नहीं होता। जी जी। लेकिन तुम जाओ तो यारो, बिल्कुल यार बिल्कुल। वहां कैसे जाए, वहां ये सुनिए। हाँ। एक दफा मैं स्वामी वो अपने आर्य समाज वाले कौन से स्वामी थे, स्वामी अग्निवेश साहब। अग्निवेश, हाँ, स्वामी अग्निवेश और इनको मेघनाथ देसाई, जी जी जी। मैंने इनको तय किया। हाँ, मैंने कहा भाई तुम मेरे साथ चलो। जी मैं जी। इनको गाड़ी में बिठा के ले गया सवेरे सहरी के वक्त। अब हाँ, वो कर लिया, राम राम ये क्या कर रहे हैं लखवी साहब, आप कौन? अपने स्वामी अग्निवेश, हम जी। तो शाकाहारी हैं। तो हाँ, हम साहब अपने घर से शाकाहारी खाना बनवाया, वो जी लेके गए। ये करीम्स में गए, करीम में इनके लिए शाकाहारी हारी खाना इनके लिए परोसा गया और इन्होंने खाया और जी बहुत अच्छा लगा कि भाई जी। हाँ वाकई में लोग ऐसे नहीं कि वो झिझोड़ के खा लेंगे। तो ये एक एक अपार्थाइड की सी फजा है हाँ, जिसमें कि एक सेपरेट डेवलपमेंट, अपार्थाइड कहते हैं जी सेपरेट डेवलपमेंट का। जी जी वो जी। आपको जानते नहीं, हम्म, वो समझते हैं कि ये बहुत से हो जाएंगे ये। अच्छा, दूसरे टेलीविजन ने पता बना रखी है जी कि हाँ, मुसलमान टेररिस्ट होता है, जी जी जी। शारगुजियां करता है, हाँ, जुमे बिल्कुल जुमे बिल्कुल। नहाता है, मुझे मुझे या फिर मुझे मेजबान पीता है। मुझे मुझे याद है जब ओखला में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो एक बड़े चैनल का नफरती एंकर बाकायदा खड़ा होकर के बाहर से पूछ रहा था, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आके बात कर सकता हूं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल, ये मीडिया वाले जानबूझ करके कैमरे के सामने ये बात बोलते हैं। खैर, मैं अब उस पर नहीं जाता। मैं अब ये समझना चाहता हूं कि मुल्क के जो सियासी हालात हैं इस वक्त, और इस वक्त में आपके तज्जिए के मुताबिक हरियाणा में जो कुछ बीजेपी आरएसएस या नफरत वाले लोग कराना चाहते थे उसमें वो नाकाम हुए। आने वाले वक्त में इलेक्शंस का सीजन चलने वाला है और 2024 में वो कल्मिनेशन होगा जो लोकसभा इलेक्शन, और इस बीच में राहुल गांधी की मेंबरशिप वापस रिस्टोर हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और एक नए किस्म का माहौल है। आपको क्या लगता है कि ये नाकामी हरियाणा में आगे किस तरफ लेके जाएगी, मुल्क के सियासी हालात पर इसका क्या उससे असर होने? यहाँ पे हरियाणा वाला वाकया हम्म, या नॉन वाकया हम्म, वो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है अब ये कम्युनलिज्म वाला कार्ड
इतना ज्यादा कारामद ना हो, ये हो सकता है कि ये अगर नहीं तो फिर क्या। आपने देखा वहां पे कर्नाटक में क्या हुआ, ये एक चीज है। अच्छा, बालाकोट रोज रोज हो नहीं सकता, अब तो बहुत नामुमकिन हो गया है, दुनियावी सूरत हाल कुछ ऐसी है। तो अब ये है कि हाँ, आपकी दिखाई दे रहा है कि भाई गांधी फैमिली जरा सा पीछे हटी और अगुवाई में उनका खड़गे साहब अगर आगे हैं तो ये लोगों को खटक नहीं रहा है। ये इसको पवार भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई उस लड़के के नीचे मैं कैसे खड़ा हूं, लेकिन इनके साथ वो खड़े हो जाते हैं। तो एक इधर भी है। वहां अगर आप देखिए तो अभी तक इंडिविजुअल पे था सिर्फ मोदी जी, लेकिन जब से कर्नाटक का नतीजा आया, ऑर्गेनाइजर इनका जो ऑर्गन है उसने एक एडिटोरियल लिखा। वो एडिटोरियल बहुत रिवीलिंग है। उसमें ये कहा गया कि अब महज मोदी और हिंदुत्व काम नहीं करेंगे। उसमें ये आप तब का, जब ये नतीजा आया है तब का ऑर्गेनाइजर निकाल लीजिए, उसमें ये साफ साफ लिखा गया। मानी क्या हुए, तो अब आप देखिए कि बीजेपी का तस्करा कम है, एनडीए का ज्यादा है। एनडीए तो अटल जी के जमाने की चीज, उसके बाद तो फिर 2014 और 2019 तो मोदी का जमाना था। अब ये फिर फैल के एनडीए बन रहा है, तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। ये इसका ये पर्सनालिटी कल्ट जो है वो जरा सा कम हो और ये दो टीमें बने। अब देखिए आगे आगे देखिए होता है। अच्छा, सतपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर हैं, वो अब भी इस बात के लिए कॉशन दे रहे हैं कि अभी और सांप्रदायिक फसादात होंगे, और वो इस बात को पिछले कई महीनों से इस बात को कह रहे हैं, और वो बहुत सी चीजें खुल करके कह रहे हैं, और वो बहुत ही यानी तकरीबन एक पत्रकार के तौर पर आपकी अपनी सोच हो सकती है। जिस तरह से मैं सोचता हूं कभी कभी, वो ये कि मिसाल के तौर पर कोई झूठा लीडर 4,500 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, जो राहुल गांधी ने चल के दिखाया। इसी तरह से सतपाल मलिक ये कहते हैं कि मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके गया था, वही लेके वापस आ गया। अगर मैंने कुछ माल दौलत इकट्ठी की होती तो अब तक तो मुझे उठा लेते ये, और अगर इन्होंने उठाया तो किसान मेरे पीछे हैं, इनका जीना दूभर हो जाएगा। मतलब ये इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो इस नए माहौल में, इस नए पर्सपेक्टिव में, जहां राहुल गांधी जैसा आदमी सामने आया, सतपाल मलिक जैसा आदमी जिसने एनडीए के साथ वक्त गुजारा गवर्नर के तौर पर, तो अब क्या वो जो अंधेरा था, जो स्याही थी, उसके छटने के इम्कान आपको लग रहे हैं? क्या हाल है? भाई अंधेरा स्याही तो आपके लिए थी और हमारे लिए थी, ये कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता था, ये जी जी जी। लेकिन मैं इसके हक में हूं कि ये विक्टिमहुड पे बहुत ज्यादा फोकस न किया जाए। बहुत सी बकौल मजाज के बहुत कुछ और भी है इस जहां में, ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। तो उस पे भी नजर डाली जा सकती है। और क्योंकि हम और आप अखबार नवीस हैं, मीडिया के लोग हैं, अगर हमारे व्यूअर्स और हमारे पढ़ने वाले, उनके दिमाग में ये आ गया कि हम एक किसी पक्ष की तरफ हैं, तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी कम होती है। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो जरा सा देखते हुए, हालांकि सिचुएशन ऐसी है कि हमारे अपने जो जो प्रिडिलेक्शंस हैं, जो हमारे इंक्लिनेशंस हैं, वो सामने आ जाते हैं। लेकिन कोशिश हमारी और आपकी ये होना चाहिए कि हम बीच जमीन पे रहें, न इनके न उनके, ताकि व्यूअर्स को हम ईमानदारी की बात बता सकें। जी जी जी। तो अब क्या क्या लगता है आपको, सियासी माहौल बदल रहा है क्या? हुकूमत बदलने के रास्ते पर कुछ मामला देखिए, याद रखिए कि ये सियासी माहौल महज हिंदू मुस्लिम तो है नहीं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है ना, ये सियासी माहौल, यहाँ पे अभी इसने एनडीटीवी ने एक प्रोग्राम किया, एक किया बस, अब से कुछ
कुछ महीने पहले, उसमें ये कि पहला सीन क्या है, कुछ रायबरेली के कुछ लड़के अपर कास्ट वाले एक लोअर कास्ट लड़के को सता रहे हैं। उसमें उनका जो सरगना है वो अपना पांव आगे बढ़ा देता है, कहता मेरे अंगूठे को चूसो, फिर मैं बदला, और वो बेचारा वो ये कर रहा है। दूसरे में गोबर के बीच में एक साहब लेट के पूजा बाहर से कर रहे हैं, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। एक साहब को शौक हुआ है शादी करने का, लेकिन हिंदुस्तान में जब तक घोड़े पे ना बैठे तब तक वो शहजादा नहीं कहलाएगा। तो दलित को भी आपने कह दिया कि साहब तो तुम बराबर हो गए हो, तो वो सारा घोड़े पे बैठ के चला गया। वही दुल्हन के सामने 2 झापड़ मारे, तो जूते मार के गिरे, नीचे गिराया, घोड़े की टांग तो भी, ये सब सामने स्क्रीन पे। तो एक तरफ तो ये है और एक तरफ कम्युनलिज्म है। तीसरी तरफ ये है कि जो काउ बेल्ट की सियासत है ये और जगह की सियासत से अलग है। यानी कर्नाटक के नीचे आप जाइए, वहां तो ये नहीं हालात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वेस्ट बंगाल में जाइए, अभी हाल में पंचायत इलेक्शन के नतीजों में क्या हुआ तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इनका कंसंट्रेशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां से काउ बेल्ट जिसे हम कहते हैं, हिंदी बेल्ट जिसे कहा जाता है, वहां से लेके आए और वहां ये इश्तेहाल बढ़ेगा। और जाहिर है एक कोशिश नाकाम हो गई। कोशिशें चाह रहे थे हरियाणा, वहां राजस्थान में, क्योंकि इलेक्शन वहां है पहले, लेकिन वहां सरकार दूसरी है। ये समझे कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ सोशल कोहिजन आ गया, इनके की जो काम नहीं आया, आप समझे कि नहीं, वहां सरकार इनके खिलाफ और यहाँ ये सोशल कोहिजन एक दीवार बन गया। तो ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आज हमने देश के अंदर के हालात को जिस तरह से आप बारीकी से देखते हैं वो अपने दर्शकों के सामने हम पेश कर सके, और आपने इस उम्र में इस तरह के हालात में आप गए, क्योंकि बहरहाल जाकर के जो चीजें समझता है, देखता है, बॉडी लैंग्वेज से समझता है पत्रकार, वो चीजें वैसे अखबारों में पढ़ करके समझ में नहीं आती। ये बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हरियाणा के हालात को जिस तरह से बताया कि इलेक्शन टारगेट हैं राजस्थान के, और इधर यहाँ सोशल कोहेजन इलेक्शन राजस्थान के 2024 और खट्टर साहब का तीसरा टर्म। जी। और अगर इधर दिल्ली का जो आउटर एरिया है, यहाँ भी थोड़ा सा टेंशन अगर हो जाए, ये सब जी सब था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। काविशें खत्म नहीं हुई है। यानी होशियार रहने की जरूरत है, फिर भी और ये मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, कम्युनल लाइन पर डिवीजन तेज करने की कोशिश हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।